हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज दिनांक 10/4/2023 को शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा एक नई अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना के तहत बिहार राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उत्क्रमिक उच्च माध्यमिक और नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त की चर्चा की गई है। कहता है, फर्स्ट पॉइंट में कहता है इस नियमावली का क्या नाम होगा। तो यह नियमावली बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 कही जाएगी। अब जो भी बिहार में शिक्षकों की बहाली होगी इसी नियमावली के तहत होगी। पहले जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती थी उस सब प्रक्रिया के तहत अब शिक्षकों की बहाली नहीं होगी। कहता है इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी, यानी कि आज की तिथि से यह बिहार में लागू हो जाएगी। जो मुख्य बातें हैं इसमें यह कहा जा रहा है कि बिहार में जो भी विद्यालय हैं, या तो प्राथमिक विद्यालय है या मध्य विद्यालय है या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक, उत्क्रमिक उच्च माध्यमिक या नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, इनमें जो भी नियुक्ति की जाएगी वह इसी नियमावली के तहत नियुक्ति की जाएगी। इसमें जो भी सूचना दिया गया है, कुछ विशेष सूचनाओं पर हम चर्चा कर लेते हैं। अभी तक जो भी हमने देखा है कि इसमें जो भी शिक्षकों की नियुक्ति होती थी वह या तो पंचायती राज संस्थान के द्वारा होती थी या नगर निकाय के द्वारा होती थी, लेकिन अब जो है वह इसी नियमावली के तहत होगी और इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। इसमें जो मुख्य बातें हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। क्या है ये तो ठीक है, जो चीज़ें हैं कि पहले जो बताया जा रहा है इसमें कि पूर्व में नियुक्त पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त शिक्षक जो हैं वह नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006-2020 तक इन्हीं के द्वारा नियुक्ति होती थी। नियुक्ति नहीं, नियोजन होती थी, यानी कि यह नियोजन प्रक्रिया के तहत पहले शिक्षकों की नियोजन होता था, बल्कि अब जो है कि इस नियमावली के तहत अब शिक्षकों का नियुक्ति होगी। इसमें जो मुख्य चीज़ें हैं या जो बदलाव है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। चर्चा है इसमें, देखिए, एक स्पष्टीकरण कहा जाता है। शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। यानी कोई भी व्यक्ति जो भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स करता है उसमें अगर किसी प्रकार का विवाद होता है उस विवाद को NCT ही सुलझाएगा और उसी के परामर्श पर विभाग अंतिम निर्णय लेगा। इसमें कहा जा रहा है कि जो भी इस नियमावली के तहत संवर्ग का गठन किया जा रहा है उसके बारे में देखिए, यहाँ से प्रमुख बिंदु शुरू हुए हैं। कहता शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय बुनियादी विद्यालय, राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय में नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक का संवर्ग होगा। यानी अब जो होगा यह नए संवर्ग होगा, विद्यालय अध्यापक का संवर्ग होगा। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक विद्यालय में, उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषयवार विद्यालय अध्यापक अलग अलग संवर्ग होगा। यह संवर्ग जिला स्तर पर होगा। पहले जो नियोजन होता था उसमें पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, इस तरीके से अलग अलग स्तर पर उनका एक संवर्ग होता था, लेकिन इसके तहत जो है यह जिला स्तर पर ही एक संवर्ग होगा। फोर्थ पॉइंट कहता है विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे, यानी इनमें कोई प्रमोशन नहीं होगा, इनका जो पद होगा वह डायरेक्ट भरे जाएंगे। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति होगी, अनिवार्य अर्हता निम्नवत होगी, यानी जो मुख्य क्वालिफिकेशन से वह निम्नवत होगी, वह भारत का नागरिक हो, बिहार राज्य का स्थायी नागरिक हो। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCT द्वारा समय समय पर निर्धारित शिक्षकों पर शैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा, यानी जो भी स्पेशल स्कूल एजुकेटर होंगे या स्कूल अध्यापक होंगे उनको लिए भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप जो भी डिग्री प्राप्त होती है उसका वो अनुमान्य होगा। थर्ड पॉइंट कहता है राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यानी कि CTET या STET, जो बिहार राज्य BTET कह सकते हैं यहाँ पर, BTET या CTET जो भी टेट परीक्षाएं होती हैं उसमें उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें एक प्रमुख पॉइंट लिखा है कि वैसे नियुक्त या कार्यरत शिक्षक जो 2012 से पहले नियुक्त हुए हैं, जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण है, उसके पहले जो दक्षता परीक्षा होती थी वो उत्तीर्ण हो के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। यानी 2012 से पहले जो नियुक्त शिक्षक या कार्यरत शिक्षक हैं उन्हें टेट परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी।
विषय विशेष के लिए अलग से विशेष अर्हता का निर्धारण विभाग द्वारा समय समय पर किया जाएगा। यानी कि जो भी विशेष विषय विशेष शिक्षक यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर होंगे उनके लिए अर्हता का निर्धारण विभाग करेगी। आयु की जो सीमा है उसके लिए कहा जाता है तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष होंगे और कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही जो राज्य सरकार समान प्रशासन समय पर विहित की जाएगी। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति में प्रथम समविभाग की अधिकतम आयु 10 वर्ष की छूट दे होगी। आगे देख लेते हैं। इसमें जो प्रमुख पॉइंट लिखा हुआ है, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु की सीमा शिथिल करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा अलग से निर्णय लिया जाएगा। यानी कि वैसे शिक्षक जो पहले से पंचायती राज संस्था या नगर निकाय संस्था के द्वारा नियुक्त हैं या कार्यरत हैं, वैसे शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु को शिथिल किया जा सकता है और इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा अलग से निर्णय लिया जाएगा। जो आरक्षण लागू है बिहार सरकार में, उसके लिए कहा जाता है कि 50% महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। इसी में कहता है विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला अभ्यर्थी के लिए चिन्हित किया जाएगा। अगर जो है पदों की संख्या 51 है तो विषम संख्या है तो लास्ट जो पोजीशन होगा वह महिला अभ्यर्थी के लिए चिन्हित किया जाएगा। यानी 26 सीटें जो है महिला अभ्यर्थी के लिए चिन्हित रहेंगी, जबकि 25 सीटें जो हैं पुरुष अभ्यर्थी के लिए चिन्हित रहेंगे। सेकंड पॉइंट देखते हैं। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर का संधारण समेकित रूप से जिला स्तर पर किया जाएगा। चूँकि यह जो है जिला स्तर पर ही सारे कार्य किए जाएंगे तो सारे रोस्टर का संधारण जिला स्तर पर ही होगा और इसका जो संवर्ग बनेगा वह जिला स्तर पर ही संवर्ग का निर्धारण किया जाएगा। इसी प्रकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर का अलग अलग संधारण जिला स्तर पर किया जाएगा। विद्यालय अध्यापक का आरक्षण समाशोधन से संबंधित कार्य जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। यानी इसके जो भी जो है आरक्षण का समाशोधन है वह डीईओ करेंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे बिहार में इस नियमावली के तहत अध्यापकों की नियुक्ति होगी उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकता अनुसार आयोग को भेजी जाएगी। दूसरा पॉइंट कहता है सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा। आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों द्वारा योग्यता से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि जो है पहले जो है मार्क्स बेसिस पर नियोजन होते थे, अब जो है नंबर के आधार पर या मार्क्स के आधार पर बिहार में नियोजन नहीं होगा, बल्कि इस नियमावली के तहत जो है आयोग का जो गठन किया गया है या तो वह बिहार स्टाफ सिलेक्शन आयोग हो या बीपीएससी हो, ये दोनों में से कोई आयोग इन अध्यापकों की नियुक्ति के लिए वह परीक्षा का आयोजन करवाएगा। तीसरा पॉइंट कहता है परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से किया जाएगा। यानी परीक्षा के लिए क्या पाठ्यक्रम होगा इसका निर्धारण प्रशासनिक विभाग के परामर्श से किया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षा का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा। यानी जो भी आयोग परीक्षा लेगी उसी के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और परीक्षा फल का प्रकाशन करेगा। परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श लिया जा सकेगा। यानी इसमें जो भी परीक्षाएं होंगी इस पैटर्न का निर्धारण आयोग करेगा और जो भी आवश्यकता अनुसार ज़रूरत पड़ेगी उसमें विभाग से परामर्श लिया जा सकेगा। उक्त परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का का अधिकार आयोग को होगा। कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। यानी कि कोई भी अध्यापक की नियुक्ति के लिए जो परीक्षा का आयोजन किया जाएगा इस नियमावली के तहत अधिकतम 3 बार ही परीक्षा में भाग ले सकेगा, इससे ज़्यादा वो परीक्षा में भाग नहीं ले सकेगा। यह प्रमुख बिंदु है, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार ही परीक्षा दे सकते हैं। आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी। आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक यथावश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासनिक विभाग संतुष्ट न हो जाए और कि अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है।
8वां पॉइंट जो कि महत्वपूर्ण है वाला है, देखिए, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए नियम 7 में अंकित नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्राप्त होंगे। इस संबंध में आवश्यकता अनुसार प्रक्रिया का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा अलग से किया जाएगा। यानी कि पहले से जो भी नियोजित शिक्षक हैं पंचायती राज संस्था में या नगर निकाय संस्था में, उनको जो भी पॉइंट 7 में, यानी जो भी पॉइंट 7 में जो है नियुक्ति की प्रक्रिया, उसका पालन करना होगा और उसी के अनुसार उनकी नियुक्ति की जाएगी। प्रमाण पत्रों की जांच, प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करने हेतु वेतन आदि मद से की एक राशि की वसूली बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। परीक्षा अवधि 2 साल की इसमें परीक्षा अवधि रहेगी, यानी प्रोबेशन पीरियड। योगदान की तिथि से 2 वर्षों तक के प्रोबेशन पीरियड रहेगा। परीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने की दशा में परीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। अगर आप अपना प्रोबेशन पीरियड 2 साल में नहीं कंप्लीट कर सकते हैं तो आपको 1 साल और प्रोबेशन पीरियड बढ़ाया जा सकता है। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे विद्यालय अध्यापक को सुनवाई के एक अवसर देते हुए उन्हें सेवा मुक्त कर सकेगा। अगर वह 3 साल में भी, यानी 2 साल फर्स्ट और फिर बाद में 1 साल जो परीक्षा अवधि बढ़ाई जाएगी, अगर 3 साल में भी उनकी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी तो उन्हें सेवा मुक्त किया जा सकेगा। परिवीक्षावधि में विद्यालय अध्यापक को विभाग द्वारा विहित संस्थिक या अन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण का कैलेंडर और पाठ्यक्रम विभाग द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा। संपुष्टि में देखिए 11 नंबर पॉइंट कहता, परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि की जांच होने पर सेवा में संपुष्टि की जा सकेगी। वरीयता सूची का निर्धारण कैसे होगा? प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के विद्यालय अध्यापक की विषयवार सामयिकित वरीयता सूची होगी। यानी कि जो भी प्राथमिक और मध्य विद्यालय के विद्यालय अध्यापक होंगे उनकी विषयवार सामयिकित वरीयता सूची हो जाएगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यालय अध्यापक की विषयवार वरीयता सूची अलग होगी। आपसी वरीयता सूची सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुरूप होगी। विद्यालय अध्यापक की वरीयता सूची जिला स्तर पर संधारित की जाएगी। स्थानांतरण, यानी कि किस तरह से विद्यालय अध्यापक स्थानांतरण होगा, तो कहता है यह पद स्थानांतरीय है, यानी कि इसमें स्थानांतरण मिलेगा। मंत्रिमंडल, सचिवालय विभाग एवं प्रशासनिक विभाग द्वारा स्थानांतरण के निमित्त समय समय पर निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में स्थानांतरण की कार्रवाई संबंधित संवर्गीय पद पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा किया जा सकेगा। विद्यालय अध्यापक का अंतर जिला स्थानांतरण ऐच्छिक प्रशासनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से हो सकेगा। इसके लिए प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के संदर्भ में सक्षम प्राधिकार निदेशक प्राथमिक शिक्षा होंगे, वहीं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के संदर्भ में सक्षम प्राधिकार निदेशक माध्यमिक शिक्षा होंगे। अंतर जिला स्थानांतरण के फलस्वरूप संबंधित स्थानांतरित विद्यालय अध्यापक की वरीयता स्थानांतरित जिले में उनके नियुक्ति वर्ष से संबंधित विद्यालय अध्यापक की विषयवार वरीयता से निम्न वरीयता के रूप में की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति जो है या कोई शिक्षक स्थानांतरण लेते हैं और अंतर जिला स्थानांतरण लेते हैं, यानी एक ज़िले से दूसरे ज़िले में स्थानांतरण लेते हैं, तो उनकी वरीयता सूची प्रभावित होगी। यानी कि पहले से जो नियुक्त उस ज़िले में शिक्षक थे उनकी वरीयता सूची ऊपर होगी, जबकि स्थानांतरण के फलस्वरूप जो नए शिक्षक नियुक्त होंगे उनकी वरीयता सूची नीचे होगी। 14 पॉइंट है अनुशासनिक कार्रवाई। तो अनुशासनिक कार्रवाई जो है बिहारी सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियमावली 2005 के में जो भी निहित प्रावधान है इस नियमावली के तहत नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक पर प्रभावी होगा। सेवा संबंधी शर्तें जो है 15 पॉइंट है, कहता है कि यह विद्यालय अध्यापक का पद का वेतन आदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, क्योंकि ये राज्य कर्मी होंगे, इसी कारण राज्य सरकार पूरा का पूरा वेतन आदि वहन करेगा। विद्यालय अध्यापक के विभिन्न संवर्गों का पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। अन्य सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी। इसके अलावा जो भी अन्य सेवा शर्तें हैं वो राज्य सरकार निर्धारित करेगी। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति। इस नियमावली के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के सेवा काल में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों की अनुकंपा पर नियुक्ति के संबंध में अलग से प्रावधान अधिसूचित किया जाएगा। यानी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए अभी कोई विशेष प्रावधान इसमें अधिसूचित नहीं है, उसके अलग से प्रावधान अनुसूचित किए जाएंगे। आचार संहिता है, शिकायत में अपील है, प्रकरण है,
इसमें जो प्रमुख जो बातें हैं वह मैंने कर दी है। अगर इसमें कुछ और विशेष आते हैं, इसके बाद कुछ विशेष जो भी बदलाव आते हैं आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।